सारी लेंथ तुम्हें दे रखी है, अब तुम्हें निकालना क्या है, इस सर्किल इंस्क्राइब्ड इन इट्स साइड ए बी बी सी सी एस एट पॉइंट डी ई एफ। ए बी भी तुम्हें दे रखा है, बी सी भी तुम्हें दे रखा है, ए सी भी तुम्हें दे रखा है, तुम्हें ए डी और बी और सी एफ फाइंड करना है। जल्दी से बताओ क्या होगा। जल्दी चैट बॉक्स में आंसर दो। 1 मिनट लेना, एक क्वेश्चन में 2 मिनट लेना, बस उससे ज्यादा ना लेना। कॉन्सेप्ट वही लगेंगे, कोई अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं है। चलो देखते हैं किसका आया। तेजस का आंसर आया है, और उसका आगे है कौशिकी, ठीक है। और किसका आया, तेजस और कौशिकी का आया है, ठीक है। सिद्धि का भी ठीक है, एक एडी ठीक है। और बताओ। जल्दी जल्दी करो, बहुत टाइम ना लगाओ। देखो इसमें तुम लोग को जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो। एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसी पे क्वेश्चन चल रहे हैं, पता नहीं तुम लोग को अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्यों प्राप्ति, क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? आर्यन, अर्णव महाजन बोलो। अर्णव महाजन, हाँ सर। क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? सर ये कैसे करने का वो ही नहीं समझ में आ रहा है। देखो हमने एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताया है कि अगर सर्किल पे एक्सटर्नल कोई पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जाती है, उसकी लेंथ बराबर है। अब चाहे तुम उसको यहाँ पर इस तरह से देखने की कोशिश करो, थोड़ी देर के लिए तुम अगर इसको पूरा अगर एक तरफ से गोद दो ऐसे करके, तो तुम्हें क्या एक तरफ का सर्किल नहीं दिखेगा? ये सर्किल नहीं दिख रहा है, ये टेंजेंट नहीं दिख रही है। यही तो कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। ये चीज बार बार तुम्हें इसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं और इसी को अप्लाई करना बता रहे हैं, और इस पे तुम्हें क्या ही समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम्हारे पास ए बी दे रखा है, अब देखो ए बी तुमने पहले तुम्हारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी तुमने नोट कर लिया। ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक तुम्हारे पास तीनों इंफॉर्मेशन थी। अब तुम्हें मालूम है, जैसे अभी हमने दिखाया कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो स्टार्ट करो। इसको x दोगे तो ये भी x हो जाएगी। जैसे ये x होगी तो तुम्हें मालूम है ये 12 - x होगी। ये 12 - x होगी तो ये वापस 12 - x। अब ये 12 - x हो गई, ये x है तो ये वापस क्या हो गई, 8 - x हो गई। ये 8 - x है तो ये भी 8 - x हो गई। अब तुम्हें ये दिख रहा है कि 12 - x प्लस 8 - x ये किसके बराबर होनी चाहिए? कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, ये किसके बराबर होनी चाहिए? 10 के बराबर होनी चाहिए। 12 20 - 2x इज इक्वल टू 10। 2x इज इक्वल टू 10 तो x इज इक्वल टू 5। जैसे ही x इज इक्वल टू 5 आया, अब तुमने देख लिया कि AD क्या है। AD इज इक्वल टू 12 - 5, 7। फिर तुमने B देखा, B क्या था? B इज इक्वल टू कितना है, x है यानी कि 5 है। और CF कितना है, CF इज इक्वल टू, CF तुम्हारा क्या हो रहा है, कहाँ गया CF इज इक्वल टू 8 - x यानी कि 8 - 5, 3। तो इसमें एक सिंपल सा अप्रोच है जो बार बार तुम लोग को समझ में नहीं आता है क्या करना है। इतने कम लोगों ने आंसर किया है। तेजस ने किया था, और कौशिकी, सिद्धि बोस, शीतल, 4 बच्चों को सिर्फ समझ में आया था क्या अभी तक? इतने दिन से यही चीज बता रहे हैं, पहला लेक्चर पूरा इसी पे क्वेश्चन करा रहे हैं तुम लोग को। ऐसा तो नहीं है, बोलो। शुभम क्यों नहीं आंसर आ रहा है? निवेदिता तुम्हें भी नहीं आ रहा था क्या? सर आ गया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में।
अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो सिंपल अप्लाई करना सीखो। देखो, कॉन्सेप्ट अप्लाई ही करने ही पे काम होगा, क्योंकि इसी के नंबर हैं। बाकी तुम अगर अप्लाई नहीं कर पाओगे तो फिर जितनी भी थ्योरम पता है तो कोई मतलब नहीं है। हर्षवर्धन हो पाएगा? ओम कदम बोलो सही हलकारे। यस सर। हाँ सर, अब हो जाएगा सर। जल्दी करो, जल्दी से करो, जो बच्चे लेट आए वो भी कर लें इसको। देखो, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, बट तुम्हें अप्लाई करना आनी चाहिए चीजें। अगर तुम अप्लाई करना सीख गए तो सारे क्वेश्चंस तुम निकाल दोगे। अगर अप्लाई करना नहीं सीखोगे तो फिर तुम्हें फिर हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। और जिसकी ज्योमेट्री अच्छी होती है ना, मतलब लिटरली फॉर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे चल के। क्योंकि वरना तुम आगे जाओगे ना तो फिजिक्स के डेरिवेशन और ये सब ज्योमेट्री पे एक से एक चीजें होती हैं, तो प्रॉब्लम करेगा। चाहे भले भी तुम मैथ के स्टूडेंट रहो ना रहो, कहीं ना कहीं तुम अगर जेई और नीट के लिए हो तो तुम्हें ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हर डेरिवेशन पे तुम्हें फिर फिजिक्स टफ लगेगी, तुम्हें अप्लाई नहीं करना आ रहा होगा। फिर कैसे सर्कुलर मोशन होगा, कैसे सब चीजें होंगी बताओ। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और अप्लाई करना सीखो। आर्या, आर्या खमैचा हो गया? हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलो अब इस क्वेश्चन को अप्लाई करने की सोचो। इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं उसी को अप्लाई करने की सोचा करो। अब तुमको हम इसमें क्या बता देते हैं कि देखो, तुम्हारे पास साइड ऑफ ए ट्रायंगल दे रखी है। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 13, 14, 15, कुछ भी ले सकते हो, ठीक। डजंट मैटर कौन सा ले रहे हो तुम। इफ आर इज द रेडियस ऑफ इन सर्किल, इन सर्किल का मतलब क्या है, एक ऐसा सर्किल इसमें दे रखा होगा जो इन सर्किल दे रखा होगा, ठीक है, इसमें इस तरह से जो सबको टच कर रहा हो, ये ऐसे आएगा। चलो थोड़ा सा समझ लेना, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है, बट तुम्हें मानना है कि ये एकदम टच पॉइंट है, ये भी एकदम टेंजेंट है, ये भी एकदम टेंजेंट है। ये इन सर्किल है। इन सर्किल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल दे रखी है और आर इज द रेडियस ऑफ इन सर्किल दे रखी है। आर इज द रेडियस मतलब ये भी आर होगी, ये भी आर होगी और इस तरफ भी आर होगी, ठीक। ये आर होगा और ये 90 होगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि 90 डिग्री पे टेंजेंट और रेडियस सेंटर से 90 डिग्री बनाते हैं। ये इंफॉर्मेशन तुमने कलेक्ट कर ली। अब तुमको बताना क्या है, बताना तुमको है कि इन सर्किल की रेडियस होगी क्या। चलो अब जल्दी से 2 मिनट के लिए सिर्फ हमें ये बता दो कि अप्रोच कौन डेवलप कर पाएगा इसकी, बस सॉल्व करो ना करो, बस 2 मिनट में ये बताओ कि किस अप्रोच से करोगे। जयेश बताओ किस बता रहे हो। सर, हम ए बी पे ना जो परपेंडिकुलर बना रहा है उससे एक नेमिंग दे देंगे और फिर उस नेमिंग से लेके ए तक के पॉइंट को हम आर बोल देंगे, वैसे ही साइड में तुम्हारी भी तरफ से करेंगे जैसे माइक एक बहुत आवाज कर रहा है जयेश, बहुत आवाज कर रहा है। तुम बताओ माधवी, बोलो। सर अगर परपेंडिकुलर होता है तो शायद वो बाइसेक्ट करेगा। नहीं, ये देखो, ये कभी भी ये शायद वाला लफ्ज तो मैथ में यूज ही ना किया करो, शायद करेगा। शायद का मतलब थोड़ी ना चलता है यहाँ पर। शायद क्या होता है, तुमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर परपेंडिकुलर है तो वो आउटर ट्रायंगल के साइड को बाइसेक्ट करते हैं, कोई ऐसी थ्योरम है कि नहीं है? देखो, मैथ में कोई भी चीज शायद वायद पे नहीं होती है, अगर प्रूविंग है उसकी तो वो मानी जाती है। और तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो अप्लाई करो। तुमने ये नहीं पढ़ रखा है, तुमने ये पढ़ा है कि अगर कॉर्ड होती है तो परपेंडिकुलर होता है तो बाइसेक्ट करता है, ये तुमने पढ़ा है। तुमने ये नहीं पढ़ा है कि कोई बाहर का ट्रायंगल टच कर रहा हो और उसके ऊपर कुछ भी परपेंडिकुलर हो तो बाइसेक्ट कर देगा, ऐसा तो नहीं पढ़ा है। देखो, इसमें हम तुम्हें हिंट दे रहे हैं, इसमें तुम बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, तुम इस ट्रायंगल को देखो और इस ट्रायंगल को कैसे बांट सकते हो, क्या तुम क्या कर सकते हो, एकदम बेसिक चीजें लगेंगी। कोई भी ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस लग रही होगी, एकदम सिंपल चीज लग रहेगी। बस इसको नजरों का खेल है, अगर नजरें दौड़ गई तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो 1 मिनट का टाइम ले लो, कोई भी बस अप्रोच बता देना हमें, ठीक है। ओम कुमार मिश्रा सर बोलो। सर जो सर्कल का सेंटर है वो ट्रायंगल का भी है क्या?
नहीं देखो, सर्किल का सेंटर और ट्रायंगल का सेंटर क्या तुमने ऐसा पढ़ा है कि या सेंटर सेम होता है या कहीं नहीं? देखो वही चीज हम कह रहे हैं, या तो तुमने कोई थ्योरम की हो ऐसी कि अगर कोई इंस्क्राइब्ड सर्किल है तो उसका सेंटर सेम होता है ट्रायंगल का, या तो तुम्हें और दे रखा हो। अगर तुमने दोनों चीज नहीं कर रही है तो फिर छोड़ दो। रोहित सोनामा ने बोलो क्या हुआ? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जैसे इनको 3 हिस्सों में बांट देंगे तो हो जाएगा सर, किसको? ट्रायंगल को। हाँ ठीक है, तुमने सही अप्रोच बताई कि देखो अगर यहां से तुम ये अप्रोच डेवलप करो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ठीक, एक तुम्हें ये पिंक वाला दिखेगा, एक तुम्हें ये दिखेगा ग्रीन वाला, ठीक, एक तुम्हें ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा। अगर तुम इस पूरे ट्रायंगल को 3 हिस्सों में देख रहे हो जैसे इसने बताया, और तीनों का एरिया तुम देखो, यानी कि अगर हम इसको फर्स्ट ट्रायंगल माने और इसको सेकंड ट्रायंगल माने और इसको थर्ड ट्रायंगल माने, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ट्रायंगल प्लस सेकंड ट्रायंगल और प्लस थर्ड ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम शायद हिरोन्स फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं 9th क्लास में, वहां से लगा सकते हैं, है ना? और फर्स्ट का ट्रायंगल का अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ये 90 दिख रहा है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगेगी। सेकेंड वाले को अगर तुम देखोगे तो ये बेस दिख रहा है, तो बेस तुम्हें ये दिख रहा है तो फिर बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट दिखेगी। फिर थर्ड वाले को देखोगे तो बेस तुम्हें ये दिखेगा और फिर परपेंडिकुलर हाइट सेम दिखेगी। और वो जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, क्योंकि जब 3 साइड दे रखे होते हैं तो ये फॉर्मूला काम करता है। अब यहाँ पर एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, वहां से तुम निकाल लो 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन टू। एस की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास कितनी? कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 21, ठीक, 21, ठीक है, ये तुम्हारी आ गई। ठीक, अब ये तुम्हारे पास आ गई। अब तुम्हारे पास क्या बचा? बस कर दो, अब फॉर्मूला लगा के कर दो, जल्दी से करो। अब क्या ही बचेगा तुम्हारा, क्योंकि आर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास 13/2 प्लस 15/2 प्लस 14/2 आ जाएगा। और इधर से तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे, सारी वैल्यूज रखना बाकी रह गई। कैलकुलेट करके आंसर दो जल्दी से। सर हम ऐसा भी कर सकते थे ना कि पहले हमने ए और वो परपेंडिकुलर जहाँ से डाला है रेडियस से उसका वैल्यू निकालेंगे और उससे रेडियस डायरेक्ट निकल जाता है, किससे क्योंकि वो पाइथागोरस। नहीं सर नहीं आप एक बार नेमिंग करोगे क्या वो पॉइंट्स को, फिर मैं ये, आपको बता। हाँ बताओ क्या यहाँ पे, चलो ठीक है, ए बी सी, चलो ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, हाँ बोलो। सर अगर हमने ए एफ की वैल्यू निकाली, उसको एक्स ले लिया, तो वैसे ही सबकी अगर एक्स फाइंड कर लिया हमने, तो फिर एक्स से आर आ जाता है, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ना वैसे। तो कैसे फाइंड करोगे इसको? सर उसको एक्स लिया तो फिर ए और ई भी एक्स आएगा। चलो ठीक है, अगर ये एक्स लिया तो ये एक्स हुआ, ठीक। सर और फिर एफ और सी 14 माइनस एक्स आएगा। चलो ठीक है, ये 14 माइनस एक्स हो गया, सर वैसे ही पीसी भी 14 माइनस एक्स आएगा। ठीक। और फिर ये 1 प्लस एक्स आएगा सर, कौन सा? ये, बीपी। ठीक। और फिर बीई इतना आता है कि 13 माइनस एक्स। 13 माइनस एक्स आएगा ये, लेकिन ये हाँ वन, सर। तो ये तो सेम होगा ना, ये 1 प्लस एक्स ये भी होना चाहिए। हाँ सर, पर अगर हमने 13 प्लस एक्स लिखा, 13 माइनस एक्स लिखा और फिर 1 प्लस एक्स को इक्वेट करेंगे तो फिर एक्स की वैल्यू आती सर 84 आ रहा है क्या आंसर? 84 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा होगा, रेडियस बतानी है ना, है। हाँ रेडियस। सर, 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स लिखेंगे। 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स लिखोगे तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। हाँ सर, 6 आएगा तो फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट से आर की वैल्यू 8 आ जाती। r की वैल्यू क्यों आएगी फिर 8? सर क्योंकि 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 वैसा लगा सकते हैं ना, वो 90 डिग्री पे। नहीं वो नहीं, देखो ना, ये यही 90, जो। हाँ ए ही तुम्हारा 90 पे है, ये 90 पे, और सर आपने वो ए और सेंटर को भी ज्वाइन किया है तो वैसे वो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा सकते हैं वहां पे। तो कहाँ पे लगेगा? अच्छा, r तुम्हारे पास x है और 6 सर ट्रायंगल की एक वैल्यू दी है ना, तो फिर बाकी के दो साइड निकाल सकते हैं सर राइट आर एंगल इज इक्वल ट्रायंगल। टू 28।
कैसे लगेगा? अभी तुम्हारे पास x दे रखा है, एक ही साइड तो दे रखी है, एक साइड सर r दे सुनो ना रखी है। सर, r इज हाँ, इक्वल टू 28। r इज इक्वल टू 28। और किसका क्या आंसर आया? किसी का तो अलग आ रहे हैं सबके आंसर। एक मिनट को आंसर चेक करते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये? कहाँ से पता क्वेश्चन? आपने मॉड्यूल में है क्या? कहीं से देख के हम कर सकते हैं सर? नहीं, मॉड्यूल में तो क्वेश्चन नहीं है शायद, एक मिनट को। देखो तुम्हारे पास एरिया तो तुम्हारा 84 आएगा, ठीक है, एरिया 84 आएगा। और ये तुम्हारे पास आएगा 84, और कितना आ जाएगा, इसका सम कितना आ रहा है? आर इज इक्वल टू 15, 30 और 42, 21। तो ये तुम्हारे पास कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए आंसर तो। रेडियस तो निकालनी है, 4 आना चाहिए। क्या आ रहा है? कारुण्या सही आ रहा है, 4 आएगा हाँ आंसर, सर, 4। वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। कैलकुलेशन मिस्टेक करिए तुम लोग ने। एरिया ऑफ हाँ ट्रायंगल तो मैंने, इसका 84 आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 84 आता है, और वहां से ये। हाँ, तो तुम ये क्या कह रहे हो? एक्स अगर तुम्हारा 6 आ रहा है तो फिर 6 के बाद तुम्हारे पास कौन सी साइड दे रखी है? आर दे रखी है, ये भी नहीं दे रखी है। सर वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना, कहाँ बनता ए है? एफ और ओ, वैसा राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड दिए तो बाकी के दो साइड हम निकाल सकते हैं ना। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड दे रखी है, दो निकाल सकते हो। हाँ सर, वो पाइथागोरन ट्रिपलेट रहता है ना, ऐसा 2n तो, नहीं कॉमा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम्हें हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो 6 अगर आ रहा है तो ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। 6 और 4 कुछ और नहीं बन सकता क्या? बस ट्रिपलेट ही आएगा। वो तो गलत हो जाएगा, वो गलत हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारी मतलब एक साइड 6 आ रही है तो हमेशा कोई और साइड दूसरी आ नहीं सकती। वो बात, दो साइड अगर दे रखी होगी तब तुम तीसरा बता सकते हो ना, एक साइड पे कैसे बता सकते हो? वो तो तुक्का बैठाने पे हो गया। मेथड इसका यही है तुम्हारा। क्लियर है सभी को? बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, सर आप वापस बता सकते हैं क्या? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया इसलिए मुझे पता नहीं है। चलो अब तुम रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कॉमन टेंजेंट टू सर्किल। देखो अब यहाँ पर तुम्हारे पास कॉमन टेंजेंट टू टू सर्किल्स की बात करना है। अब देखो तुम्हारे पास सर्किल जो होता है वो कॉमन टेंजेंट्स क्या होती है? या तो तुम्हारे पास क्या होगा कि सर्किल इस तरह से है, तो अगर तुम्हारे पास सर्किल इस तरह से है तो तुम कॉमन टेंजेंट कितनी डाल सकते हो? दो डाल सकते हो, ठीक। और क्या डाल सकते हो? ये भी डाल सकते हो। और क्या डाल सकते हो? ये डाल सकते हो। तो तुम्हें ये बताना होता है कि अगर दो सर्किल किस तरह के हैं तो उनपे कितनी कॉमन टेंजेंट पड़ सकती है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि अगर जैसे तुमसे कुछ भी बोलेगा कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी है, तो और सर्किल की कुछ भी पोजीशन दे रखी होगी, मतलब इस तरह से दे रखा होगा कि सर्किल, जैसे तुम्हें यहाँ पर तो क्या है, सर्किल तुम्हारे पास अलग अलग है, लेकिन यही क्वेश्चन बदलता है। क्वेश्चन मतलब क्या है कि जैसे तुमसे बोल दिया कि अगर सर्किल को, दो सर्किल आपस में टच कर रहे होंगे, अगर दो सर्किल टच कर रहे हैं तो ये बताओ इसमें कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है? कॉमन टेंजेंट कितनी डाली जा सकती है? चलो जल्दी से बताओ, कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है अगर दो सर्किल टच कर रहे हैं? चलो तीन, तीन सबका आंसर, दो, तीन। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से कितने होंगे कॉमन टेंजेंट? पार्थ बोल रहे हैं दो होगी। पार्थ सिर्फ दो हो सकती है। तेजस तीन सही बोल रही है, तीन। देखो दो नहीं हो सकती है, यहाँ पर तीन हो सकती है। अगर तुम्हारे पास एक टेंजेंट ये डाल लोगे, तुम एक टेंजेंट ये डालोगे और एक टेंजेंट ये डालोगे, तो तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल होके, इसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है, इसको भी तुम्हें अच्छे से आंसर देना होगा कि कितनी हो सकती है। अब इसमें भी केस ये होता है कि देखो यहाँ पे इंटर मतलब हो सकता है तुम्हें ये इस तरह से दे रखा हो, या कि अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, अगर दो सर्किल हैं और उनकी रेडियस R1 R2 है, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो फिर क्या होगा? और अगर इसको बोल देंगे डिस्टेंस इज R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 प्लस R2, तो फिर तुम्हें मतलब उस चीज को ट्रांसलेट करके समझना होगा कि अगर D ग्रेटर देन R1 प्लस R2 बोल रहा है तो कैसे सर्किल होंगे, D इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बोल रहा है तो कैसे सर्किल होंगे। चलो अगर हमने बोल दिया कि दो सर्किल हैं और रेडियस R1 R2 के हैं एंड D इज इक्वल टू R1 माइनस R2, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, जल्दी से बताओ। D इज लेस देन R1 माइनस R2।
चलो d इज इक्वल टू पे ले लो पहले, बताओ। चलो d इज इक्वल टू पे बता दो। बताओ d इज इक्वल टू r1 माइनस r2 पे कितनी टेंजेंट होगी। d का मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें जयेश बोल रहे हैं 0। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बतानी है, d इज इक्वल टू r1 माइनस r2, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स उनका दे रखा है। आर्या बोल रही है 1, r1 माइनस r2। देखो इसको बिल्कुल लाइटली ना लेना, छोटे छोटे क्वेश्चंस इसीलिए मिस्टेक हो जाते हैं कि तुम लोगों को लगता है इस तो आ ही नहीं सकते, सीधे बोस तुम्हारा मिस्टेक हो रहा है। देखो d इज इक्वल टू r1 माइनस r2 का मतलब एक सर्किल तुम्हारा ये है, और दूसरा सर्किल क्या होगा, दूसरा सर्किल ये होगा ऐसे। भाई तभी तो इनकी डिस्टेंस क्या हो रही है। अब तुम देखोगे अगर इन दोनों की डिस्टेंस जो हो रही है, ये r1 आ रही होगी, ये और ये तुम्हारी r2 आ रही होगी, तो डिस्टेंस बिटवीन जो सेंटर बनेगा वो तुम्हारा r1 माइनस r2 बनेगा। तो यानी कि अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर r1 माइनस r2 है, तो क्या हम ये टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। सिर्फ एक टेंजेंट हम खींच सकते हैं, वो ये, यानी कि सर्किल क्या कर रहा होगा, सर्किल इस तरह से होंगे। क्लियर, बोलो। ये क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ टेंजेंट्स वाले पे आ जाता है। सर R1 R2 वाला नहीं समझा। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे ले लो ना, तुम्हारे पास ये सर्किल दे रखा है। सर हाँ एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हाँ सर हो गया। ठीक है। अच्छा चलो अभी हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, अगर d इज लेस देन r1 प्लस r2, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। चलो जल्दी से बताओ। ठीक है, आर्या का आंसर सही है। सर वो D R1 R2 एक बार एक्सप्लेन करो ना। देखो d का मतलब क्या होता है, देखो d का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्किल, सेंटर्स ऑफ टू सर्किल्स। अब देखो अगर तुम्हारे पास यहाँ पर हमने एक सर्किल ऐसा लिया था और एक सर्किल हमने ऐसा लिया, अगर हमने ये बोला कि इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, तो तुम्हारा d क्या होगा, d तुम्हारा r1 प्लस r2 होगा। तो यानी कि d इज इक्वल टू r1 प्लस r2 का मतलब हुआ कि सर्किल्स दोनों क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। ठीक। लेकिन अगर हमने ये बोल दिया था कि एक सेंटर रेडियस r1 ये है और दूसरी रेडियस r2 ये है, और जो d है वो क्या है, ग्रेटर देन r1 प्लस r2, तो इसके मतलब ये दोनों दूर हो गए होंगे, यानी कि ये लोग टच नहीं कर रहे होंगे, तभी तो r1 प्लस r2 और ये डिस्टेंस बीच में ऐड हो गई होगी। तो जैसे जैसे d दे रखा है वैसे वैसे सर्किल की पोजीशंस बदलेंगी। अब तुमसे ये बोल दिया था कि d इज इक्वल टू r1 माइनस r2, जब r1 माइनस r2 बोला तो हमने ये देखा कि r1 माइनस r2 पे सर्किल बड़ा वाला ये था, तो छोटा वाला यहाँ पे ऐसे टच करेगा, तभी तो ये r1 तुम्हारी यहां तक जाएगी और r2 ये जाएगी, ये डिस्टेंस जो बच रही थी वही तो r1 माइनस r2 बच रही थी। तो d इज इक्वल टू r1 माइनस r2 पे ये था। अब तुम्हारे पास जब सब तुम्हें पोजीशंस क्लियर होंगी तो तुम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बता सकते हो। जैसे इसमें पूछा जाएगा तो तुम बता दोगे कि 1 2 3 और 4, फिर तुम्हें इसमें पूछा गया तो तुमने बता दिया 1 2 और 3, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। इसमें पूछा गया तुमने एक बता दी। अब हमने तुमसे क्या पूछा कि ये बताओ कि d इज लेस देन r1 प्लस r2 होगा तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से, क्या कितने लोग का आंसर आ रहा है। माधवी का आया, प्रणव पवार कह रहे हैं 0, प्रणव पवार 0 बोल लो, तेजस बोल रहे हैं 3। देखो ये छोटा क्वेश्चन बहुत ही खोटे होते हैं सब,
देखो तुम्हें अगर R1 प्लस, अच्छा देखो D इज इक्वल टू, सबसे पहले याद रखो कि हमें करना क्या है, ये तुम याद रख लो, R1 ये है, R2 ये, D इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दिख रहा है। अब ये बताओ अगर R1 प्लस R2 D के बराबर दिख रहा है, अगर हमें D इज लेस देन R1 प्लस R2 करना है, तो इसके मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस जो थी वो उसको छोटा करना है ना, हमें छोटा करना है, तो इसके मतलब सर्किल को एक दूसरे के अंदर, मतलब कह सकते हो शिफ्ट करना है। तो यानी कि हमें डी छोटा करना है, तो पक्का हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे डाल देना होगा, अंदर खिसका देना होगा। जब खिसका दोगे तो ये डी अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट हो गया तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी आ सकती है, देखो 2 आ सकती है। क्लियर। और अगर यही चीज बढ़ाते हैं हम, d इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 करते, तो पक्का हम क्या करते, घसीट देते इसको ऐसे करके यहाँ, तो फिर हमें जितनी आनी थी वो बताना था। क्लियर, बोलो कर लोगे ये। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट अच्छे से देख लेना एक बार, फिर जब भी करने जाओ तो हमेशा याद रखो, इसका क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव पे, फालतू में गलत हो जाता है फिर, क्योंकि तुम्हें लगता है छोटी चीज है। ठीक, तो करके जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो कॉमन टेंजेंट हो गया, और नंबर ऑफ टेंजेंट फॉर्म ए पॉइंट कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। चलो ये निकालो एक मिनट के लिए, टू सर्किल, हाँ ठीक है, लेंथ पहले देख लो। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है। चलो इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लो तुम। चलो ये क्वेश्चन कर लो पहले, ये क्वेश्चन कर लो फिर आगे करते हैं। टू सर्किल टच एक्सटर्नली एट पी, इसमें कह रहे हैं कि टू सर्किल टच एक्सटर्नली एट पी एंड, यानी कि एक सर्किल तुम्हारे पास कैसा है, एक सर्किल तुम्हारे पास ऐसा दे रखा है, ठीक, और एक सर्किल तुम्हारे पास एक सर्किल ऐसे दे रखा है, और एक सर्किल ऐसे दे रखा है। टू सर्किल टच एक्सटर्नली एट ए पॉइंट, एक सर्किल तुम्हें ये दे रखा है, एक सर्किल ये एक्सटर्नली एट ए पॉइंट पी, ठीक, ये पॉइंट पी है, एंड कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट तुम्हारे पास ये दे रखी होगी, टचेस देम एट ए एंड बी, ठीक। प्रूव दैट कॉमन टेंजेंट एट पी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक। ए बी तुम्हारे पास क्या है, कॉमन टेंजेंट कह रहे प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट, यानी कि अब जो कॉमन टेंजेंट होगी वो तीसरी ये होगी। तो कह रहे कॉमन टेंजेंट एट पी, यानी कि पी पे जो कॉमन टेंजेंट कर रहे हैं वो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें बताना है। चलो बताओ कैसे प्रूफ करोगे इस चीज को। टू सर्किल्स टच एक्सटर्नली एट पी एंड कॉमन टेंजेंट एट पी, यानी कि ये दो सर्किल हैं, टच कर रहे थे एक्सटर्नली, और जो कॉमन टेंजेंट थी पी पे वो क्या कर रही है, टच देम एट ए एंड बी, टेंजेंट टचेस देम, हाँ ठीक है, प्रूव दैट कॉमन टेंजेंट एट पी बाइसेक्ट्स ए बी। चलो बताओ कैसे प्रूफ करोगे जल्दी से मैं बताऊं सर। बताओ। सर उस पॉइंट को अगर हम लोग ओ ले लेंगे ठीक, तो हाँ सही फिर है। हमें वो थियरम से पता है कि ठीक, पॉइंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट हाँ ठीक हैव है, वेरी गुड मतलब वेरी गुड। इक्वल तो टेंजेंट। तुम्हें यहाँ पे पता है कि ये अगर ये पॉइंट से दो टेंजेंट तुम्हें दिख रही है, तो AO इज इक्वल टू OP हो रही है, और OP इज इक्वल टू क्या हो रही है, OB हो रही है। तो ये तुम्हारे पास सीधे सीधे क्या आ गई, AO इज इक्वल टू AOB। तो छोटा सा प्रूफ है इसका कि एक्सटर्नल टेंजेंट बाइसेक्ट करती है, ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं AB सबटेंड ए राइट एंगल एट P, यानी कि ये जो एंगल आएगा वो क्या आना चाहिए, वो राइट एंगल आना चाहिए, यानी कि एंगल APB इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। अब APB 90 कैसे होगा ये बताओ जल्दी से।
जल्दी बताओ एपीबी 90 कैसे होगा? बताओ जल्दी से, कौन बताएगा एपीबी 90 कैसे होगा? बहुत इजी है, जल्दी से बताओ। बहुत इजी कर सकते हो इसको। देखो ये सब साइड बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसके मतलब ये अगर एक्स होगा तो ये भी एंगल एक्स होगा। अब ये और ये बराबर है, तो अगर ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा। अब तुम देख सकते हो कि अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देख रहे हो तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें x प्लस वाई भी दिख जाएगा 90 डिग्री, और एंगल ए पी भी क्या है, 90 डिग्री है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर? यस सर। चलो जल्दी से लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। समीक्षा आ रहा है समझ में? शुभम बोलो, उत्कर्ष पाटिल, सोहम पाटिल, आदित्य, आदित्य समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मंदार देशमुख यस सर। बोलो। चलो नेक्स्ट दे। देखो अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक चीज है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इसको तुम बहुत आराम से ड्राइव कर सकते हो। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या ही लेंथ होगी। अगर ये तुम्हारे पास दे रखा है, ये तुम्हारे पास R1 दे रखा है मान के चलो, और ये R2 दे रखा है, ठीक। तो तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें बताना है कि ये लेंथ क्या होती है। ये तो 90 होता है, यानी कि PQ अगर फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका होता है कि हम यहां से, अगर तुम्हें मालूम है कि R2 इज ग्रेटर देन R1 है, ठीक है, या तुम R1 इज ग्रेटर देन R2 ले लो, R1 को बड़ा ले लो, R1 इज ग्रेटर देन R2 ले लो, तो तुम्हें बहुत आराम से इसका प्रूफ दिख जाएगा। तुम्हें सिर्फ क्या करना होगा, तुम्हें सिर्फ इसका यहां से एक परपेंडिकुलर डालना होगा। एक परपेंडिकुलर डालोगे तो तुम्हें मालूम है कि ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, R1 माइनस R2 हो जाएगी ऊपर, क्योंकि ये पूरी R1 और ये R2, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो एक्चुअल में ये R1 माइनस R2 हो जाएगी, कौन सी, R1 तुम्हारे पास पूरी हो जाएगी ऊपर, नहीं R1 माइनस R2, एक मिनट कौन सी होगी देखो, R1 माइनस R2 तुम्हारी कौन सी हो जाएगी, R1 तुम्हारी ये पूरी थी यहां से यहां तक, और R2 ये थी, तो R1 माइनस R2 तुम्हारे पास ये छोटी वाली लेंथ आएगी, इसको तुम बिग नीले से कर सकते हो। ये जो आएगी वो क्या आएगी, R1 माइनस R2, ठीक। और ये जो तुम्हारे पास दिख रही होगी वो क्या दिख रही होगी, ये तुम डी ले सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। अब तुम्हें जो ये निकालना होगा, पी क्यू इज इक्वल टू, ये जो तुम निकालोगे यानी कि ये हाइपोटेन्यूज निकालोगे, यही तुम्हारा पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से तुम निकालोगे तो सीधे सीधे क्या होगा, अगर तुम देखो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू की लेंथ क्या होगी, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, इसके तुम देखो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर और प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? देखो जल्दी से, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब नहीं नहीं, इसमें एक मिनट रुको, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, फिर से थोड़ा सा बना के देखते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास बड़ा सर्किल है, ठीक, और ये तुम्हारे पास छोटा सर्किल है, ठीक। इसको अगर हम R2 ले रहे हैं और इसको हम R1 ले रहे हैं, ठीक, तो हमें ये चीज बतानी है, ठीक, ये बताना है हमें ये। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर हम यहां से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये तो तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होगा, ठीक, डी होगा, और हमें बताना क्या है, ये बताना है पी क्यू। तो पी क्यू के लिए तुम यहां से 90 डिग्री डालोगे, ठीक। तो ये तुम्हारा R1 माइनस R2 ऊपर आ जाएगा, R1 माइनस R2, और ये D हो जाएगा। हमें PQ बताना है, तो ये तुम्हारा आएगा D स्क्वायर माइनस आएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर,
ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लो। तो ये तुम्हारे पास आता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती क्या है कि अगर दो सर्किल हैं और उनपे कोई भी सेंटर के सेम साइड पे अगर कोई भी टेंजेंट जाएगी उसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहेंगे, और उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ ये होगी। ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या होती है, अगर दो सर्किल है तुम्हारे पास और ऐसे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी कि एक के तो सेंटर के इस तरफ आई, दूसरे के सेंटर के इस तरफ आई, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ वो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है और उसकी लेंथ का फॉर्मूला अलग होता है। चलो इसको तुम लिख लो, यानी कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो गई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तुम्हारी होगी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर और माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और सेम इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही, इसको तुम ड्राइव कर सकते हो अपने से डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर और R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन जाएगा। जल्दी से इसको लिख लो, फिर बताएं इसका एक क्वेश्चन सीधा सीधा कर लो। चलो देखो, इसका सीधा सीधा तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा इस तरह से। चलो जल्दी से आंसर निकालो। टू सर्किल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, देयर रेडियाई आर 9 and 4 and distance, find the length of their common tangent segment। जल्दी से आंसर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं फिर। ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, इस पे कुछ अप्रोच नहीं लगनी है। सीधे सीधे तुम्हें R1 भी दे रखा है, इसमें R2 भी दे रखा है, D भी दे रखा है। टच ईच अदर एक्सटर्नली है ना, तो क्या हो गया, देयर रेडियस आर 9 and 4, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर भी दे रखा है और 9 और 4 भी दे रखा है। बस तो फिर करना ही क्या है इसमें, लगाओ जल्दी से फॉर्मूला, सभी का आ जाएगा। बोलो हर्षवर्धन, जल्दी से निकाल के दिखाओ आंसर। सर मैंने चैट बॉक्स में डाला। जयेश का सही है, प्रणव का भी सही है, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करो, जल्दी से बोल दो। इतने स्लो आंसर क्यों आ रहे हैं? पार्थ, कौशिकी, रोहित, बोलो जल्दी से। आर्या का आ गया, अर्णव महाजन का आ गया, शीतल सही, अलकारे, सिद्धि सूर्यवंशी, सिद्धेश, जल्दी से दो आंसर, बोलो जल्दी से दो। सबके आंसर ही नहीं आ रहे हैं, 4-5 बच्चों के आंसर आ रहे हैं। शीतल तुम्हारा गलत क्यों हो रहा है? गलत तो नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या ही गलत होना चाहिए तुम्हारे पास? क्या बोला था अभी फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर और माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो तुम्हारे पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यहाँ पे क्या दे रखी है, 13 स्क्वायर, और 9 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर। तो ये तो सिंपल सा बन जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तुम्हें मालूम ही है 12 स्क्वायर होता है, 12 आंसर होगा। इतने लेट आंसर आ रहा है। लीजा तुमने आंसर क्यों नहीं दिया? तेजस, बोलो जल्दी से, हो गया था सर। आंसर तो डाल दिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये तुम्हारे पास एक थ्योरम है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग, यानी कि अगर दो सर्किल हैं तुम्हारे पास, ये सर्किल है और ये सर्किल है, ठीक। अब तुम्हारे पास ये बोल रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द, इसका अप्रोच क्या है इसकी, इसका प्रूफ नहीं करा रहे हैं, बस तुम्हें बता रहे हैं क्या होती है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग का मतलब इस तरह से सर्किल बनेगा, ए ऐसे, ठीक। तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि ये जो लाइन है इसको जो ज्वाइन करेगी
और जो सेंटर को ज्वाइन करेगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। इसका तुम्हारे पास एप्लीकेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। थ्योरम का प्रूफ तुम चाहो तो कर सकते हो, बट कराते नहीं है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है और इन दोनों को जो सेंटर पे मिलाने वाली है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, यानी कि बराबर बराबर बढ़ती है। क्लियर? बोलो। हाँ सर। चलो इसके ऊपर तुम्हें एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन तुम्हारा ऐसा होगा, चलो लगाओ क्वेश्चन। चलो ये तुम्हारे पास दे रखा है टू सर्किल्स विद सेंटर ओ। पीछे वाले थ्योरम की स्लाइड दिखाओ, मतलब सर एक बार एक्सप्लेन करो। देखो हमने ये बोला कि अगर दो सर्किल हैं तुम्हारे पास, दो सर्किल हैं, एक सर्किल ये है ठीक, और एक सर्किल ये है। दोनों सर्किल कैसे हैं? इंटरसेक्टिंग है। और इंटरसेक्टिंग के बाद ये एक का सेंटर होगा, ये दूसरे का सेंटर होगा। अगर जो दोनों के सेंटर को मिलाया जाए, तो ये जो लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करती है, यानी कि जो सेंटर को ज्वाइन करती है, ये जो होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, यानी कि ये दोनों को बराबर बराबर बांटती है और ये 90 डिग्री पे मिलेगी। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा और ये दोनों बराबर बराबर बांटेगी। क्लियर? चलो इसी पे क्वेश्चन लगाओ ये। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू सर्किल्स विद सेंटर्स ओ, ओ एंड ओ डैश, ओ एंड ओ डैश दे रखा है। टू सर्किल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एट 2 पॉइंट्स P एंड Q सच दैट OP एंड O डैश P, ये तुम्हारे पास क्या है, OP एंड O डैश P आर टेंजेंट्स टू सर्किल, यानी कि OP इसका टेंजेंट हो गया, O डैश P इसका टेंजेंट हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड तुम्हारी ये होगी और इसकी हमें लेंथ बतानी है, यानी कि PQ हमें फाइंड करना है। OP तुम देख सकते हो, OP को तुम 3 ले सकते हो, O डैश तुम्हारे पास 4 हो जाएगा और PQ तुम्हें फाइंड करना होगा। बाकी तुम समझ सकते हो अब क्या ही करना होगा इसमें। और एक चीज उस थ्योरम में ये भी थी कि ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ये भी बता देते हैं हम तुम्हें कि ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, उसी थ्योरम का हिस्सा है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है। अब तुम्हें ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 3 ये 4। अब तुम बताओ कि PQ कैसे फाइंड करोगे। लीजा का आंसर 2.4, ठीक, देखना पड़ेगा आंसर क्या आ रहा है। चलो आंसर भेज दो, बाकी और लोग भेज दो, फिर देखते हैं। नहीं आंसर सही नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है लीजा, PQ निकालना है। थोड़ा सा माइंड चलाओगे आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा माइंड चलाओगे आंसर आ जाएगा। इतनी हिट तो दे दी हमने। कौशिकी का आंसर सही है, वेरी गुड। तेजस का सही है, तेजस और कौशिकी का सही है। और बताओ। प्रणव पवार का भी शायद सही है, हाँ ठीक है, प्रणव पवार का सही है, कारुनिया का गलत है। अर्णव महाजन का सही है, लीजा का भी ठीक है। और बताओ जल्दी से आंसर। जल्दी से बताओ। सिद्धि बोर्स होगा आंसर, बोलो। सर नहीं आ रहा है। सिद्धि सूर्यवंशी,
वेदांत शेंडजे बोलो जल्दी से। देखो कॉन्सेप्ट हम वही कह रहे हैं, देखो आराम से अप्लाई करोगे आराम से आएगा। देखो तुम्हें पास क्या था, ये 90 डिग्री हमने बता दिया, 3 4 दे रखा है। अब तुम्हें ओ डैश मिल गया होगा 5, ओ डैश 5 मिल गया। अब तुम ये बताओ कि अगर ओ डैश 5 मिल गया, ये अभी हमने बताया था ये 90 होता है, ये 90 होता है और बाइसेक्ट करता है, तो इसको कोई भी अगर तुमने नाम दे दिया, हम मान के चलो आर दे दिया, तो एक बार बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर फॉर्मूला लगाओगे तो एक तरफ से 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा, और दूसरे तरफ से क्या लगेगा, हाफ बेस की जगह ओ डैश और हाइट की जगह क्या होगा पी आर। ठीक, तो क्या ही बचा इसमें, ये तुम्हारा 2 कट गया 6, और ये तुम्हारे पास हाफ और ओ डैश की जगह 5 हो गया, पी आर हो गया। तो ये तुम्हारे पास हो गया 12/5, पी आर की वैल्यू आ गई। अब पी आर की वैल्यू आ गई तो तुम्हारे पास मालूम है पी क्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी आर, 2 इंटू 12/5, 24/5 आंसर आएगा, यानी कि इसको चेंज कर लोगे 4.8 आ जाएगा। देखो एप्लीकेशन ही सब कुछ है। तुम्हें बहुत, हम फिर कहते हैं कि कोई भी कंपटीशन तुम्हारा जो तुम लोग देने जा रहे हो एनटीएससी ये सब, इसमें सिर्फ बेसिक पे ही काम हो जाएगा तुम्हारा। मतलब तुम्हें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगानी होगी। तुम्हें क्या लगाना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना था, बराबर लगाना था, जो तुमने फॉर्मूला भी पढ़ा वही अप्लाई करा। तो कोई भी चीज नई नहीं होगी कि तुम्हें बहुत ज्यादा उसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा हो या कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ रहा हो। सीधे सीधे तुम बेसिक्स फॉर्मूले अप्लाई करोगे, बेसिक्स पे क्वेश्चन बनेंगे सारे। चलो नेक्स्ट दे दें एक और जल्दी से, हो गया ये, बोलो। Yes. वेदांत निकम, हर्षवर्धन, अवधूत पाटिल, बोलो जल्दी से। आविष्कार, हाँ सर। चलो ये थोड़ा सा टफ जाएगा लेकिन तुम लोग को, चलो अभी कर लो 13, चलो अच्छा कर लो, ये थोड़ा सा टफ जाए, शायद टफ जाए, एक मिनट रुको, अच्छा दूसरा दे देते हैं। 14 देखें, इजी है, चलो ये तुम लोग का इजी है, 14 दे रहे हैं, ठीक है, 13 छोड़ दो। द डिस्टेंस बिटवीन, याद दिला देना, 13 करा देंगे बाद में। चलो इसमें तुम्हें बेसिक अप्रोच पे दे रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन एक ही बार में निकलेगा। द डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 सर्किल्स, यानी कि ये दे रखा है तुम्हारे पास ओ ओ डैश, ओ डैश कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए क्यू, ए क्यू तुम्हें ये दे रखी है, ए क्यू जो दे रखी है वो ये दे रखी है, ऐसे एक लाइन दे रखी है ए क्यू। चलो ओ डैश 10 दे रखा है, ओ ए क्यू की लेंथ बतानी है, चलो बताओ जल्दी से। बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए इसका। मंदार देशमुख, बताओ जल्दी से आंसर। सिद्धेश धत्रक, अर्णव व्यवहारे, जल्दी से बताओ आंसर। बेसिक अप्रोच लगाना, बहुत ज्यादा हाई फाई पे ना जाओ, एकदम बेसिक अप्रोच यूज करो, देखो आंसर आ जाएगा, एक बार में आएगा आंसर। इन सब क्वेश्चन में पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता चल रहा है। लीजा कुछ आ रहा है माइंड में? सर ट्राई कर रही हूँ। तेजस, हो जाना चाहिए तब तक, इतना टाइम नहीं लगना था इसमें। नहीं नहीं हर्षवर्धन नहीं, मंदार देशमुख का आंसर राइट है। मंदार देशमुख, चलो बताओ कैसे किया।
सर वो ए क्यू और ओ क्यू डैश पैरेलल होगा ना? हाँ ठीक है, पैरेलल तो है, ठीक है। तो हम उन्हें ज्वाइन करेंगे और एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, हाँ ठीक। और फिर मिड पॉइंट थ्योरम से ए क्यू इज 2 ओ डैश हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं लगेगा इसमें। देखो सीधे सीधे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ये डालो और ये डालो। जैसे ही तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये बताओ कि द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये एक्स, ये एक्स, यहाँ से ये वाई और ये भी वाई, ठीक। क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये भी वाई, ये भी वाई, ये भी एक्स, ये वाई। ए क्यू की लेंथ क्या हो गई? 2 of x + y हो गई। और क्या तुम्हें x + y नहीं दिख रखा है? x + y किसके बराबर है? 10 के। क्लियर? किसी का आंसर नहीं आया था ये बताओ, इतना टफ नहीं था। सर वो हो गया था थोड़ा सा, लेकिन आगे क्या करना था क्लियर है? तो मतलब देखो क्वेश्चंस वही रहेंगे, अप्रोच तुम्हारे पास सिंपल रहेगी, बस तुम्हें करना है। चलो एक और दे दें फटाक से। यस सर। चलो एक जल्दी से करना, एक और हो जाएगा अभी क्वेश्चन। चलो एक तुम्हें हम दे देते हैं, यहीं पे दे देते हैं, ठीक है, इसी में दे दे रहे हैं। एक सर्किल तुम्हारे पास ये दे रखा है, और ये तुम्हारे पास इस तरह से दे रखा है, ठीक। और एक सर्किल इसके अंदर दे रखा है, ठीक। और द बिगर सर्किल हैज रेडियस 1 यूनिट। बिगर वाले सर्किल की रेडियस कितनी है? 1 यूनिट है, ठीक। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल बतानी है, रेडियस ऑफ स्मॉलर। चलो आर स्मॉलर सर्किल की रेडियस है वो बतानी है, जल्दी से फाइंड करो। ये वाला 15 आएगा ना? हाँ नंबर अरे क्वेश्चन नंबर मैनेज कर लो, 15 पता नहीं कुछ भी आ रहा होगा, देखो नहीं आएगा माधवी, ऐसे नहीं आएगा, इतना इजी से नहीं आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आ जाएगा आंसर। चलो हम तुम्हें हिंट दे रहे हैं, ये आर तुम मानो, ठीक, ये आर तुम मानो, ठीक। अब तुम देखो ये भी आर होगी, ठीक। अब ये तीनों आर होगी। अब तुम बताओ कि अब क्या सोच सकते हो? नहीं आएगा ऐसे। देखो इसमें क्या करना है तुम्हारे पास, ये आर है, ये आर है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ये एक स्क्वायर बनाएगा छोटा वाला, ये जो तुम्हारा बनेगा वो स्क्वायर बनाएगा। स्क्वायर बनाएगा तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? r√2 हो जाएगा। और r√2 प्लस आर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो r√2 + 1 किसके बराबर होगा? 1। r = 1/√2 + 1। तो स्मॉल r = √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तेजस का सही आया था शायद, बाकी किसी का नहीं आया था। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर का डायगोनल होगा और ये दोनों मिला के रेडियस बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है। देखो ज्योमेट्री सिर्फ एप्लीकेशन का खेल है, तुम जितना अप्लाई करना सीख जाओगे उतना तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। अगर सिर्फ तुम्हें परेशान लगोगे, अगर अप्लाई करोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो क्वेश्चन करो, मेहनत करो, थोड़ा सा आ जाएगा।
चलो कल टेस्ट है ना तुम लोग का? हाँ सर। यस चलो चलो आराम से टेस्ट वेस्ट देना। बाकी मैट वेट ठीक है, बहुत पेपर टफ नहीं होगा। और एक दो चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो उसमें इतना वो ना करना कि ये पढ़ाया नहीं गया है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। बाकी जितने आए वो करना। सर आप मुझे वो, सर मेरे वो ट्रिगो के 2 डाउट्स भेज दोगे, एक ट्रिगो का और एक लीनियर इक्वेशन का। भेज देना, भेजते हैं। सर मैंने आपको पीछे भेजे थे डाउट क्लास के दिन। चलो अच्छा ठीक है, भेज देंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करें। हाँ सर।